हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम आज डिस्कस करने वाले हैं रिकम्बिनेंट डीएनए क्या होता है, उसका फॉर्मेशन हम किस तरह से करते हैं और वो बायोटेक्नोलॉजी में किस तरह से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो सबसे पहले जानने का कोशिश करते हैं कि ये रिकम्बिनेंट डीएनए क्या होता है। नाम से आपको पता चल रहा होगा रिकम्बिनेंट डीएनए, और इसे हाइब्रिड डीएनए भी बोल सकते हैं। तो ये जो डीएनए होता है ये कैसा होता है, एक ऐसा डीएनए जिसमें कि दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म के डीएनए एक साथ प्रेजेंट हो। जैसे कि मान लेते हैं कि ये एक ऑर्गेनिज्म का डीएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, ओके, और ये है दूसरे ऑर्गेनिज्म का डीएनए मॉलिक्यूल, जो कि आप लोग अगर याद हो तो ये नॉर्मली वेक्टर के नाम से जाना जाता है और ये जो होता है डिजायर्ड जीन के नाम से जाना जाता है बायोटेक्नोलॉजी में। तो इन दोनों को कंबाइन करके हम क्या कर रहे हैं, एक साथ ला रहे हैं ये दोनों ही अलग अलग ऑर्गेनिज्म के डीएनए मॉलिक्यूल। तो ये एक तरह का हमारे पास हाइब्रिड डीएनए मॉलिक्यूल आ चुका है। तो ये जो हाइब्रिड डीएनए है इसको हम लोग रिकम्बिनेंट डीएनए भी बोलते हैं। मतलब एक डीएनए रिकम्बाइंड हुआ है, उसका जो प्रॉपर्टीज़ है वो चेंज हुआ है थोड़ा बहुत, मतलब ये एक एडिशनल प्रॉपर्टी इसमें आ गया होगा, राइट। पहले ये वाला डीएनए हुआ करता था, उसके साथ ये एक अभी एडिशनल प्रॉपर्टी देने वाला एक डीएनए का फ्रेगमेंट ऐड हो चुका है। तो ये रिकम्बिनेंट डीएनए के नाम से जाना जाता है, या आप इसे हाइब्रिड डीएनए भी बोल सकते हैं। ये बोलने में आसान लग रहा है, लेकिन अब हम डिस्कस करेंगे कि ये केस कितना कॉम्प्लिकेटेड होता है इसको बनाने में, ओके, कि किस तरह से इनके जो स्टेप्स होते हैं एक के बाद दूसरा आता चला जाता है। सो लेट्स सी, इनके कुछ स्टेप्स सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे पहला तो है डिज़ायर्ड जीन का सिलेक्शन करना। जो भी जीन के प्रोडक्ट हमें चाहिए उस प्रोडक्ट के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है उसको हमें सेलेक्ट करना होगा। दूसरा है सिलेक्शन ऑफ सुइटेबल वेक्टर, और इसे क्या बोला जाता है, वेहिकल डीएनए भी बोलते हैं, जिसके ऊपर की हमारा जो डिज़ायर्ड जीन है वो इंसर्ट किया जाता है, उसका सिलेक्शन ज़रूरी है। उसके बाद ये जो डिज़ायर्ड जीन है और ये वेहिकल डीएनए है और वेक्टर जो है, इन दोनों को हमें कट करना पड़ेगा। कट करने के बाद दोनों को हमें जॉइन करना है यूजिंग एंजाइम। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जिसको हम एक एक करके इस वीडियो में देखते चलेंगे। सबसे पहले देखते हैं सिलेक्शन ऑफ डिज़ायर्ड जीन। अभी हम लोग बायोटेक्नोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि कोई भी जीन का जो प्रोडक्ट होता है उसको किस तरह से लार्ज अमाउंट में हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। और मान लेते हैं एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है तो वही सेम प्रोडक्ट हम दूसरे ऑर्गेनिज्म में भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये है इसका इम्पॉर्टेंट मोटो। तो अब देखते हैं कि ये जो डिज़ायर्ड जीन है इसको किस तरह से सिलेक्ट किया जाता है। तो डिज़ायर्ड जीन वो जीन सेगमेंट होते हैं जिनके की प्रोडक्ट हमें चाहिए दूसरे किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं इंसुलिन के बारे में। तो इंसुलिन क्या है, हम जानते हैं इंसुलिन एक हार्मोन होता है, और ये जो हार्मोन है ये जनरली क्या काम करता है, ब्लड स्ट्रीम में जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल पाए जाते हैं उस ग्लूकोज को सेल के अंदर लेने में ये हेल्प करता है। सेल के ऊपर जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं इनको ये एक्टिवेट करता है, जिसके वजह से कि ब्लड स्ट्रीम में जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होंगे उनको ये आराम से सेल के अंदर ले लेगा। और ये जो हार्मोन्स होते हैं ये पेनक्रियाज में सिक्रीट होते हैं। पेनक्रियाज के जो बीटा सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो इंसुलिन को सिक्रीट करते हैं। लेकिन मान लेते हैं किसी वजह से किसी ह्यूमन में, किसी इंडिविजुअल में किसी वजह से पेनक्रियाज के ये जो बीटा सेल्स हैं ये इंसुलिन सिक्रीट बहुत कम अमाउंट में कर रहे हैं या फिर बंद कर रहे हैं सिक्रीट करना। तो उस केस में क्या होगा कि सफिशिएंट अमाउंट ऑफ इंसुलिन जो है वो सिंथेसिस नहीं हो पाएगा, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ इंसुलिन हमारे ब्लड में नहीं मिलेगा। तो जितना भी आप खाना खाओगे उसमें से जो ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा ब्रेकडाउन होने के बाद, तो ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल अब सेल उतने अमाउंट में नहीं ले पा रहा है जितना इसको रिक्वायरमेंट होगा, क्योंकि हमारे पास इंसुलिन कम हो रहा है, राइट। तो ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, अभी ब्लड स्ट्रीम में काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में आपको देखने को मिलेंगे। सेल के अंदर ये ग्लूकोज बहुत ही कम अमाउंट में जाएंगे। तो हमें क्या करना है, आर्टिफिशियली मान लो कोई ऐसा तरीका हो जिससे कि ह्यूमन इंसुलिन को हम दूसरे किसी ऑर्गेनिज्म में प्रोड्यूस कर सकें और वहाँ से ये इंसुलिन को बाहर निकाल सकें और ह्यूमंस को ये सप्लाई दे सकें।
अगर किसी भी तरह ये काम हम कर सकते हैं तो आर्टिफिशियल इंसुलिन को हम ह्यूमन बॉडी के अंदर इजीली इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, और जिसके वजह से कि ये जो डेफिशिएंसी है जो बीटा सेल के फंक्शन ना करने की वजह से दिखाई दे रही है वो हम कंट्रोल कर सकते हैं। भले ही बीटा सेल काम करे ना करे, हम अगर इंसुलिन को बाहर से उन पेशेंट्स में डालें तो फिर वो पेशेंट्स में जो उनके जो ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज प्रेजेंट है वो उनके सेल्स इजीली उनको ले लेंगे। तो अब यहाँ पे हमें प्रोडक्ट क्या चाहिए, इंसुलिन चाहिए। हमें इंसुलिन को सिंथेसिस करना है, तो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट और जो डिज़ायर्ड जीन है वो कौन सा हो जाएगा, इंसुलिन का जो जीन है वो हमारे लिए डिज़ायर्ड जीन हो जाएगा। ओके, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में हम जानते हैं कि पूरा का पूरा जो डीएनए है उसका सीक्वेंस किया जा चुका है। तो ये जो सीक्वेंस किया जा चुका है इसमें हमें पता है कि इंसुलिन का जो जीन है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, उसका पूरा सीक्वेंस हमें पता है। तो हम वहाँ पे आराम से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और आइसोलेट कर सकते हैं। इसके बाद डिज़ायर्ड जीन को जब हमने सिलेक्ट कर लिया, इसके बाद सेकेंड पॉइंट आता है कि सुइटेबल वेक्टर को सिलेक्ट करना। ये वेक्टर्स जो होते हैं ये एक व्हीकल होते हैं जिसके अंदर की डिज़ायर्ड जीन को इंसर्ट किया जाता है और उसके बाद इसको होस्ट सेल में डाल दिया जाता है जहाँ पे कि वो रेप्लिकेट करे खुद को, राइट। तो ये वेक्टर्स जो होते हैं आइदर ये आर्टिफिशियल हो सकते हैं या फिर ये नेचुरल हो सकते हैं। कुछ नेचुरल वेक्टर के बारे में जैसे कि ये टीआई प्लाज्मिड होता है, रेट्रोवायरस होता है, राइट। रेट्रोवायरस जो होंगे ये एनिमल्स में यूज़ होंगे और टीआई प्लाज्मिड्स जो होंगे ये प्लांट्स में यूज़ होते हैं। उसके बाद कुछ आर्टिफिशियल वेक्टर्स भी होते हैं जैसे कि बैक होगा और यैक होगा। बैक जो होता है वो बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम होता है और यैक जो होता है वो ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम होता है। ये सारे के सारे जो वेक्टर्स हमने अभी देखा, इन सब में से कोई एक को हमें चूज़ करना होगा अकॉर्डिंग टू आवर जीन ऑफ इंटरेस्ट एंड जिसको कि हम फाइनली सुइटेबल वेक्टर का नाम देंगे। तो ये वेक्टर को चूज़ करने के लिए बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं। सबसे पहला क्राइटेरिया ये है कि हमें जो डिज़ायर्ड जीन है उसका साइज़ देखना है। मान लेते हैं कि इसका साइज़ बहुत छोटा है तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम बहुत ही लार्ज साइज का वेक्टर लेंगे तो ये एकोमोडेट नहीं हो पाएगा, और अगर मान लेते हैं साइज़ काफ़ी बड़ा है और वेक्टर छोटे साइज़ का है तो ये एकोमोडेट नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट हमें ये देखना है कि ये जो डिज़ायर्ड जीन है इसका साइज़ कितना है, उसके अकॉर्डिंग हम आइदर आर्टिफिशियल या फिर जो नेचुरल वेक्टर है उसको हम कंसिडर करेंगे। सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये हो जाता है कि ये वेक्टर को हमें फाइनली एक होस्ट सेल के अंदर इंसर्ट करना है। तो अगर ये होस्ट सेल के अंदर आएगा और ये होस्ट सेल अगर इसको रिजेक्ट कर दिया तब भी काम नहीं बढ़ने वाला है। तो हमें ये भी चेक करना पड़ेगा कि होस्ट सेल के साथ किस तरह की कंपैटिबिलिटी रखते हैं। उसके बाद हमें और क्या चाहिए कि हमारा जो डिज़ायर्ड जीन है उसमें जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पाया जा रहा है उसके दोनों एंड्स पे वो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस एक पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को सिग्निफाई करेगा कि वही पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम उस साइट पे कट कर सकता है। तो हमें देखना है जो वेक्टर हम चूज़ करने वाले हैं उसके पास वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम प्रेजेंट हो, प्लस उस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए एक ही क्लोनिंग साइट प्रेजेंट हो, एक ही रेस्ट्रिक्शन साइट वहाँ पे प्रेजेंट हो, सो दैट कि एक ही बार वो वहाँ पे जाके कट कर सके। उसके बाद हमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में देखना होता है जिसे बोलते हैं सिलेक्टेबल मार्कर। ये वो सेगमेंट्स होते हैं वेक्टर में जो कि होस्ट सेल के अंदर जाने के बाद बाहर से ये बताते हैं कि ये होस्ट सेल के अंदर जा चुके हैं। मतलब ये एक तरह का फ्लैग बेयर करते हैं। ये मान लेते हैं कि इस वेक्टर में एक फ्लैग प्रेजेंट होगा और जब ये वेक्टर होस्ट सेल के अंदर जाएगा तब हमें ये पता चल जाएगा इस सिलेक्टेबल मार्कर के थ्रू कि हमारा जो वेक्टर है और हमारा जो डिज़ायर्ड जीन अब वेक्टर के अंदर है वो फाइनली होस्ट सेल के अंदर जा चुका है और हमें रिकम्बिनेंट प्रोटीन्स मिलने वाले हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जिसे कि बहुत बार एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं और सुइटेबल वेक्टर को डिज़ाइन करने के लिए ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसको छोड़ के और भी कई सारे पॉइंट्स होते हैं जिसके बारे में आप जो हायर स्टडीज़ करोगे तब आपको पता चलेगा। अब देखते हैं कि किस तरह से ये जो प्रोसेस है ये एग्जीक्यूट किया जाता है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये देखते हैं कि ये मान लेते हैं कि एक डीएनए फ्रेगमेंट है। यहाँ पे ये जो मैंने मार्क किया हुआ है ये हमारा डिज़ायर्ड जीन है, मान लेते हैं इंसुलिन का जीन है। और इंसुलिन के जीन के ये जो दोनों साइड हैं ये दोनों साइड
एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पाया जा रहा है दोनों साइड, यहाँ भी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, यहाँ भी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, और ये जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है वो मान लेते हैं ये है GAATTC। ओके, इधर से भी GAATTC। ये जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है ये होता है EcoR1 का। EcoR1 एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है जो कि इस पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के G और A के पोजीशन पे इस तरह से जाके फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को कट करता है। तो अगर हम EcoR1 को इस DNA में डाल देंगे तो फिर ये क्या करेगा, ये जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है इस दोनों साइड पे इस जीन के वहाँ पे जाके ये कट करेगा और फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, ये इंसुलिन, सिर्फ और सिर्फ इंसुलिन का जीन हमें मिल जाएगा। तो ये हो गया हमारा डिजायर्ड जीन। ओके, अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आ जाता है कि हमें क्लोनिंग वेक्टर में भी कट लगाना पड़ेगा इस इंसुलिन जीन को उसके अंदर इंसर्ट करने के लिए। मान लो ये एक क्लोनिंग वेक्टर है और इसके पास ये जो सीक्वेंस है ये EcoR1 के सीक्वेंस है। मान लेते हैं यहाँ पे ये EcoR1 के लिए सीक्वेंस प्रेजेंट है। तो यहाँ पे क्या करेगा, ये EcoR1 अगर हम यहाँ पे डाल देंगे तो ये कट करेगा, और EcoR1 जब कट करता है तब ये स्टिकी एंड्स बनाता है, राइट। तो ये इस तरह से कट हो जाएगा। ओके, तो अब क्या है, देखो कि ये कट लगाने के बाद 3 पॉसिबिलिटीज़ हो सकता है। यहाँ पे देखो ये जो कट लगाया है ना, ये यहाँ पे इस तरह का कट है, ये तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस है। अगर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है तो एक दूसरे के अगर पास आ जाएंगे ये दोनों सेगमेंट, तो ये अपने आप में हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं आसानी से। तो अब जब कट लग चुका है, कट लगने के बाद 3 पॉसिबिलिटीज़ बनता है, पॉसिबिलिटी 1, पॉसिबिलिटी 2 और पॉसिबिलिटी 3। तो ये जो पॉसिबिलिटीज़ बनेंगे, सबसे पहला पॉसिबिलिटी क्या है कि ये हो जाएगा सेल्फ लाइगेशन। सबसे पहला पॉसिबिलिटी हमारा सेल्फ लाइगेशन हो सकता है। सेल्फ लाइगेशन का मतलब क्या है कि ये जो वेक्टर को हमने कट किया, ओके, कट करने के बाद क्योंकि इनके पास कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस प्रेजेंट है, तो ये क्या कर सकते हैं, आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड को बना सकते हैं और वेक्टर खुद ही लाइगेट हो जाएगा। ये पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है कि ये मान लो अब हम वेक्टर के अंदर हमारा जो डिज़ायर्ड जीन है उसको इंसर्ट कराने का कोशिश किया, तो इंसर्ट कराने की कोशिश करने में क्या होगा, रिकम्बिनेंट भी बन सकता है ये, राइट। रिकम्बिनेंट बन सकता है। रिकम्बिनेंट बनेगा तो कैसे बनेगा, ये बन गया वेक्टर, ओके, ये हो गया हमारा वेक्टर, और ये मान लो हमारा जो अपना डिज़ायर्ड जीन है ये हो गया, ये बन जाएगा रिकॉम्बिनेंट। सॉरी, मैंने 3 पॉसिबिलिटीज़ बोला, यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी हो सकता है। आइदर ये वेक्टर्स जो हैं वो सेल्फ लाइगेट हो सकते हैं या फिर ये वेक्टर्स जो हैं वो रिकम्बिनेंट मॉलिक्यूल प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब हम देखो कि 2 स्टेप्स हमने देखा यहाँ पे। सबसे पहला है कि हमने डिज़ायर्ड जीन को कट कर लिया था, राइट। ये हमारे पास डिज़ायर्ड जीन प्रेजेंट है। उसके बाद हमने वेक्टर को कट कर लिया था यूजिंग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये जो वेक्टर है ये सेल्फ लाइगेट नहीं हुआ है। इसके बाद क्या करेंगे, हम एक तीसरा एंजाइम, इन दोनों को हम एक डिश में रखेंगे एक साथ। इनको रखने के बाद क्या होगा, एक और एंजाइम हम यहाँ पे ऐड करेंगे जो होता है DNA लाइगेज। और ये जो लाइगेज एंजाइम होते हैं ये एंड्स को जॉइन करने के लिए यूज़ होते हैं। तो ये लाइगेज एंजाइम क्या करेंगे, ये जो वेक्टर मॉलिक्यूल यहाँ पे प्रेजेंट है उसके साथ जब DNA डिज़ायर्ड जीन जो होगा उसको इस तरह से इंसर्ट करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना देंगे। अगर ये बना दिए DNA लाइगेज तो फाइनली हमें रिकॉम्बिनेंट DNA मिल जाएगा, ओके। तो इस तरह से हम रिकॉम्बिनेंट DNA का फॉर्मेशन करते हैं। ये जो रिकॉम्बिनेंट DNA है ये सेल फ्री सिस्टम में हम बना रहे हैं। सेल फ्री सिस्टम, बॉडी के बाहर हम इसको फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो इसको क्या बोला जाता है, इन विट्रो सिंथेसिस भी बोला जाता है, इन विट्रो सिंथेसिस। तो ये इन विट्रो सिंथेसिस करने के बाद फाइनली हम क्या करेंगे, ये रिकॉम्बिनेंट DNA को बैक्टीरियल सेल के अंदर इंसर्ट कर देंगे और यहाँ पे जब ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद ये अपना
इंसुलिन का सिंथेसिस करने लग जाएंगे और ये क्या करेंगे, ये वेक्टर्स जो होते हैं खुद को मल्टीप्लाई भी करेंगे, खुद का रेप्लिका बनाएंगे और इस बैक्टीरिया और इस होस्ट सेल के अंदर अपना नंबर इंक्रीज कर देंगे। फाइनली ये बैक्टीरिया जब डिवाइड होने लगेगा तो हमारे पास बहुत सारे वेक्टर्स प्रेजेंट होंगे और उनमें से बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो हमें मिल जाएंगे। तो ये था किस तरह से हम रिकम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन करते हैं। तो होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। ओके, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि किस तरह से ये जो वेक्टर, ये जो रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल हमें मिला, इसको होस्ट सेल के अंदर किस तरह से हम उसको डालेंगे और फाइनली एक रिकम्बिनेंट सेल का फॉर्मेशन करेंगे। सो थैंक यू सो मच।